हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अला फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑडिबल साउंड क्या होता है, नॉन ऑडिबल साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे हम आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 2x में देखें, जिससे कम टाइम में आप सारी चीज़ों को समझ पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आओ समझते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव के साथ में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है और इस लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर आप देख रहे हो कि वेव जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है। तो आपको क्या लगता है इस वेव का आगे बढ़ने का क्या स्पीड होगा? यस सर, कुछ तो स्पीड है। मैं आपको बताऊँ, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। सीधी बात है, ठीक है, कि वेव जिस स्पीड से ट्रैवल करेगा साउंड भी तो उसी स्पीड से ट्रैवल करने वाला है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी सेम होता है। क्लियर रहेगा? ओके, तो आपको ना समझ में आ गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। अब आओ समझते हैं कि इसे डिफाइन कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। ये जो वेव है ना, ये वेव जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आपको समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यस, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, पहले से ही आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रखा था, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो ज़रा, हम लोग अभी समझेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में एक चीज़ समझ में आ गया है कि वेव होता है जो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हम वेव का ही मेजर करेंगे। तो एक बात याद रखना कि जो वेव का डिस्टेंस होता है ना, वो हम लैम्डा में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखूंगा? लैम्डा लिखूंगा। डिस्टेंस जो है वो लैम्डा में मेजर होता है, इसलिए मैं डिस्टेंस की जगह पे लैम्डा लिखूंगा। और टाइम जो है वो टी में ही मेजर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं टी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको ना कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t। क्लियर रहेगा? अच्छा, ये 1/t आपको कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा? यस, ये 1/t जो है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी न्यू का फॉर्मूला है। तो मैं इसके जगह पे अगर न्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को आप इस तरह से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ दैट वेव इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, ठीक है, जिस वेव की साउंड की आप बात कर रहे हो। क्लियर रहेगा? अच्छा, अब एक बात यहाँ पे समझ के रखना आप, वो बात ये है कि जो वेलोसिटी होती है ना साउंड की, वो ना फ्रीक्वेंसी पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। इसका ये मतलब है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, ध्यान से सुनो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो वेलोसिटी में कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो अगर आपने कभी पियानो बजाया है या पियानो बजते हुए देखा है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पियानो में एक तरफ बहुत पतली साउंड आती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है, और एक तरफ थोड़ी सी भारी साउंड आती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है। और वो दोनों ही साउंड एयर मीडियम में आपको सेम टाइम में सुनाई देते हैं, है ना। मतलब उनके वेलोसिटी में आपको कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आता। क्यों? बिकॉज जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे उतना डिपेंड ही नहीं करती। तभी तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी स्पीड आपको एयर में सेम ही दिखाई देता है, मतलब सुनाई देता है। क्लियर रहेगा? ओके, तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर आपका जो साउंड है वो जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वो मीडियम के फिजिकल कंडीशंस अगर क्या हो, सेम हो। अच्छा, फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह ये सब, ठीक है क्या? क्लियर रहेगा? अच्छा, एक और चीज़ आप सोचोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी
वेलोसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होता है, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ना आपका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाया तो आपका वेवलेंथ कम हो जाएगा, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो आपका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ होता है वहाँ पे, क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस मीडियम में ज़्यादा होता है, किस मीडियम में कम होता है। तो इसको आप याद कर लो, बहुत ईजी है। जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो सॉलिड मीडियम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी कम होती है, और गैशियस मीडियम में सबसे कम होती है। यानी कि हम जिस मीडियम में बात करते हैं, यानी एयर मीडियम में, जो कि गैशियस मीडियम है, उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कम है। और सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा है सॉलिड मीडियम में। आपके टेक्स्ट बुक में ना एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप ना एक आयरन का पाइप है, मान लो एक आयरन का आपके पास क्या है, पाइप है, ठीक है, और आपका एक दोस्त है जो कुछ इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर है आपका दोस्त जो इस पाइप में ऐसा कान लगा के सुन रहा है, और आप यहाँ पर इस पाइप में थोड़ा थोड़ा क्या करो, ऐसा मतलब कुछ चीज़ से स्ट्राइक करो, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप ये देखोगे कि जो साउंड है ना वो इस आयरन पाइप से बहुत जल्दी इस तक क्या होगा, ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी इसको सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू एयर। क्लियर रहेगा। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि जो साउंड है उसका स्पीड वेलोसिटी जो साउंड है उसकी वेलोसिटी सॉलिड मीडियम में बहुत ज़्यादा होती है और गैस में कम होती है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, टेंशन मत लो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस समझने के लिए है कि सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल्स होते हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निकल मीडियम जो है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है, डेट इज़ 6040 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो वहाँ पे सी वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा है, डेट इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा। और वहीं अगर मैं गैस मीडियम की बात करूँ तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसके अंदर आपका स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ 1284। लेकिन जो भी हो, आपको ये समझ में आ गया है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। एयर में कितना ज़्यादा देख लो, एयर में है 346 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा, पक्का। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि किस मीडियम में साउंड का स्पीड ज़्यादा रहेगा, किस मीडियम में कम रहेगा। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड किस तरह डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है एक मीडियम के अंदर। तो हम किस मीडियम की बात करेंगे, हम बात करेंगे गैशियस मीडियम की, बिकॉज हम भी तो गैशियस मीडियम में ज़्यादातर बात करते हैं ना। हमको क्या फ़र्क पड़ता है सॉलिड में कितना हो, लिक्विड में कितना हो, हमको तो गैशियस मीडियम से फ़र्क पड़ता है, तो हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड गैशियस मीडियम में किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो गैशियस मीडियम में कुछ इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि आपका जो मीडियम है उस मीडियम में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। डेंसिटी भी आपको पता है, उस मीडियम में सपोज मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो एयर में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना है कितना कम है, ठीक है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, दैट इज़ डेंसिटी। एंड अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर वेट है हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है उसके ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसे डिपेंड करती है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम। आपकी जो वेलोसिटी होती है ना वो टेम्परेचर पे कुछ इस तरह डिपेंड करती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बात तो तय है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी मीडियम का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस मीडियम की वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन ये अंडर रूट का मतलब क्या है, तो ये अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाओ तो वेलोसिटी दुगना हो जाएगा। समझा, समझा नहीं समझा, एक और बार सुनो। अगर आप टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाओ तो आपका वेलोसिटी 2 टाइम बढ़ेगा। क्लियर हुआ क्या अभी भी, पक्का। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 2 टाइम बढ़ाओ तो आपका वेलोसिटी एक ही बार बढ़ेगा,
ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपकी एक ओरिजिनल वेलोसिटी है v, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपकी एक वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसी टाइम पे देखा टेम्परेचर T है। जब वेलोसिटी जो है वो v थी तो आपने देखा टेम्परेचर क्या है, T है। अब आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया और आपका टेम्परेचर अब हो गया है T डैश। क्या हो गया है, T डैश। कितना चेंज किया आपने टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया ओरिजिनल टेम्परेचर के, ठीक है। तो अब जो आपका चेंज टेम्परेचर है वो क्या हो गया, 4T हो गया। क्लियर हो गया, 4T हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका T डैश है वो 4T हो गया। क्लियर हुआ? तो ये अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कितना चेंज होएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था 2T होगा, चलो प्रूफ करके बताता हूँ कैसे हो रहा है। 2T बोला मैंने, अभी मैंने आपको बताया था दुगना हो जाता है यानी 2V हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, सही बात है ना। जो चेंज आएगा वो भी तो वही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, V अपॉन V डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इस V के सामने उसका T और इस V डैश के सामने उसका T डैश, ठीक है। अब दोनों के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट तो T अपॉन T डैश होएगा, बट T डैश जो है वो 4T के इक्वल है। तो ये T डैश के जगह पे मैंने 4T लिख दिया। बोलो समझ में आया? ओके। अब ध्यान से देखो, मैं एक T से एक T कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1/4। तो V अपॉन V डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4 बचा, ठीक है। क्लियर रहेगा? अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, इसको रूट से बाहर निकालते हो तो 1 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको V डैश यानी कि जो आपका चेंज्ड वेलोसिटी है वो ओरिजिनल वेलोसिटी का दुगना मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिलेशन का मतलब क्या है। इस रिलेशन का मतलब है कि यस, वेलोसिटी के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है या फिर टेम्परेचर के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ता है, बट किस रेट से बढ़ता है। अगर आपने टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाया तो वेलोसिटी दुगना बढ़ेगा, समझे? ऐसे बढ़ता है। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके। नाउ इसके बाद देखो, मैंने जो बोला था वही बोल रहा हूँ यहाँ पे वापस एक बार। दिस मीन्स डैट इंक्रीज द टेम्परेचर 4 टाइम, टेम्परेचर को तुम 4 बार बढ़ाओ तो वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड चीज़। सेकंड किस पे डिपेंड करता है? तो अब हम लोग समझेंगे डेंसिटी के बारे में। तो आओ देखते हैं कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये डेंसिटी पे पहली बात तो इन्वर्सली डिपेंड करता है। और कैसा? अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो इसका ये मतलब है कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो आपका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगा। यानी कि अगर आपकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज़ को समझो। अगर आपका डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है गैस का, तो आपका जो वेलोसिटी है वो गैस मीडियम में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक रहेगा? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके। अब सवाल उठता है कि किस तरह होगा, मतलब मैं कितना अगर डेंसिटी को कम करूँगा तो मेरा वेलोसिटी जो है वो कितना बढ़ेगा, या अगर मैं डेंसिटी को कितना बढ़ाऊँगा तो मेरा वेलोसिटी कितना कम होगा। तो याद रखना, अगर आप डेंसिटी को 4 टाइम बढ़ाते हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है, मतलब 4 से आप क्या करो? मल्टीप्लाई करो डेंसिटी को, तो 2 से आपका जो वेलोसिटी है वो डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझा तो चलो वापस इसको भी देखते हैं, हम लोग प्रूफ कर देते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो हमारा मान लेते हैं कि ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? v, ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारा डेंसिटी था वो है डेंसिटी, देखो रो दिख रहा है आपको, ये रो बोलते हैं इसको। हाँ, इसको p नहीं बोलना, इसको रो बोलते हैं, ऐसे रो। ठीक है, तो ओरिजिनल डेंसिटी क्या है आपका? रो है, जब आपका ओरिजिनल वेलोसिटी v था। अब मान लो कि आपका डेंसिटी हो गया चेंज, मतलब मैंने अब डेंसिटी बढ़ा दिया है। बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 4 टाइम कर दिया। मतलब अब जो आपकी डेंसिटी है डेट इज़ रो डैश, वो 4 टाइम हो गई है ओरिजिनल डेंसिटी के, यानी कि ऐसा। तो इस केस में सीधी बात है, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज होकर क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? सर ऑफ कोर्स कम होगी, बट कितना कम होगी आओ देखते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला रिलेशन मुझे पता है ना, v इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ये तो ओरिजिनल के लिए था। जो चेंज हुआ उसके लिए v डैश इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट
डेंसिटी, ठीक है, चेंज इन डेंसिटी। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो मैं v अपॉन वी डैश ले लेता हूँ, बट यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, तो ये v के सामने चेंज इन डेंसिटी आएगा और ये v डैश यानी कि चेंज इन वेलोसिटी के सामने ओरिजिनल डेंसिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब द होल रूट ले लेता हूँ, द होल रूट ले लिया तो जो चेंज इन डेंसिटी है वो तो 4 इंटू ओरिजिनल डेंसिटी है अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, इससे ये हो जाएगा कैंसिल और इधर आ जाएगा 4/1, ठीक है। बाहर निकालूंगा तो 2/1 हो जाएगा, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा v डैश कितना आ जाएगा, ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल चेंज इन वेलोसिटी है, डेंसिटी के चेंज करने से जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आया वो कितना होगा, ओरिजिनल वेलोसिटी का आधा, यानी कि हाफ हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर रहेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्रीज करोगे अगर आप डेंसिटी को 4 टाइम तो वो रिड्यूस करेगा वेलोसिटी को हाफ। बोलो समझ में आया, क्लियर रहेगा, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो समझो इस चीज़ को। तीसरा आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, मतलब जिस गैस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है उस गैस मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पीड जो है वो कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कैसे है चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा, तो ये भी कुछ ऐसा ही है डेंसिटी की तरह, वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अगर क्या है, कम है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ओके। तो इसका मतलब सेम होगा जैसे डेंसिटी के साथ हुआ कि अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को 4 टाइम कम करोगे, सॉरी गलती हो गई, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को 4 टाइम बढ़ाओगे तो आपकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, क्लियर रहेगा पक्का। तो अब मैं बार बार प्रूफ नहीं करूँगा, ओके। अब ये देखो वही चीज़ मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है इधर पे, तो एक बार पढ़ लो आप, ठीक है। बट उसी चीज़ को मैं कुछ अलग तरीके से प्रूफ करके देता हूँ, ठीक है, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑक्सीजन मीडियम में अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन मीडियम आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसमें जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके वेलोसिटी आता है हाइड्रोजन के मीडियम में, क्लियर रहेगा क्या पक्का। तो चलो चेक करते हैं क्या सच में ऐसा होगा। हाँ, वैसे भी हमको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड हाइड्रोजन में ज़्यादा होगा, हमने चार्ट में पहले ही पढ़ रखा है, बट फिर भी देख लेते हैं सच बात है कि नहीं। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उसी मीडियम का मॉलिक्यूलर वेट को, है ना, ऐसे। और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उसी के मॉलिक्यूलर वेट के, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ तो VH अपॉन V0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M0 हो जाएगा, क्यों, सॉरी MO हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो VH के सामने ऑक्सीजन वाला आ जाएगा और ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन वाला आ जाएगा, ठीक है। अब द होल अगर रूट कर दूं मैं तो MO अपॉन MH हो जाएगा, ठीक है। MO कितना दिया है 32, तो यहाँ 32 लिखता हूँ। MH कितना दिया है 2 दिया है, तो मैं 2 लिखता हूँ। डिवाइड कर दूंगा, 2 1 जा 2, 16 जा तो 16/1 होता है। बाहर निकालूँ तो 4/1 हो जाएगा, है ना। अब अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ना, VH इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ VO। बोलो बात समझ आ गई पक्का, क्लियर है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ऑडिबल साउंड क्या होता है, नॉन ऑडिबल साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो साउंड को आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ऑडिबल, एक होता है नॉन ऑडिबल। ऑडिबल नाम ही आपको बता रहा है कि इनको आप सुन सकते हो, तो क्या सर नॉन ऑडिबल को नहीं सुन सकते? नहीं। बिल्कुल नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते। नॉन ऑडिबल को आप सुन ही नहीं सकते। ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जो ह्यूमन सुन सकते हैं और नॉन ऑडिबल वो साउंड होते हैं जो ह्यूमन नहीं सुन सकते।
तो सर ह्यूमन कौन सा साउंड सुन सकते हैं? ह्यूमन सुन सकते हैं वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, ठीक है। तो अगर कोई साउंड है जिसकी वेलोसिटी बोल दिया, आई एम सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, उनको आप अच्छी तरह से सुन सकते हो। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा साउंड आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उन साउंड्स को आप नहीं सुन सकते। क्लियर रहेगा अच्छी तरह से? ओके। तो नॉन ऑडिबल साउंड्स में आते हैं वैसे टाइप के साउंड। तो मान लो कि आपके पास एक ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज हो। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होती है, उनको हम कहते हैं इंफ्रा साउंड, या फिर आप इसको इंफ्रासोनिक साउंड भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा साउंड आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है 25,000 हर्ट्ज, सॉरी अच्छे से लिखो 25,000 हर्ट्ज, या आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी है कितना है मान लो 50,000 हर्ट्ज। तो ऐसे टाइप के जो साउंड्स होते हैं ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी के जो साउंड्स होते हैं, उनको आप कहते हो अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इनको आप नहीं सुन सकते। और इंफ्रासोनिक साउंड बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, उनको भी आप नहीं सुन सकते। तो आप किनको सुन सकते हो? आप सिर्फ उन्हीं साउंड्स को सुन सकते हो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। यानी कि आप सुन सकते हो 160 हर्ट्ज की साउंड को, आप सुन सकते हो 15,000 हर्ट्ज की साउंड को, बट आप नहीं सुन सकते 32,000 हर्ट्ज के साउंड को, आप नहीं सुन सकते 5 हर्ट्ज के साउंड को। बोलो क्लियर रहेगा? बात समझ आ रही है? पक्का? तो जिनको आप सुन सकते हो उनको बोल दो ऑडिबल साउंड, जिनको आप नहीं सुन सकते उनको बोल दो नॉन ऑडिबल साउंड। आपको समझ में आ गया इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, आपको समझ में आ गया अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंफ्रासोनिक साउंड से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो याद रखना, अगर कोई पेंडुलम ऑसिलेट हो धीरे धीरे धीमे 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 धीमे, ऐसा अगर कोई पेंडुलम है जो ऑसिलेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, तो क्या इससे साउंड निकलता है? यस ऑफ कोर्स इससे साउंड निकलता है, बट वो साउंड आप सुन नहीं पाते। क्यों? बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वैसे ही अर्थक्वेक के पहले ना जो अर्थ क्रस्ट होता है वो भी वाइब्रेट करता है, बट बहुत धीमे 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 वाइब्रेट करता है। इस वजह से वहाँ पे भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, डेट इज़ इंफ्रासोनिक साउंड। क्लियर रहेगा? याद रखना, इन साउंड को आप नहीं सुन सकते बिकॉज आप मजबूर हो, बट एलिफेंट और व्हेल नहीं। इसीलिए एलिफेंट और व्हेल ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड को भी बड़े आराम से सुनते हैं। क्लियर रहेगा क्या? पक्का याद रहेगा? अच्छा, अब इसके बाद हम समझते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड से रिलेटेड कुछ बातें। तो सबसे पहले याद रखना, बैट, माइस, डॉल्फिन्स ये लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और एक और बात, ये जो डॉग्स हैं, ये जो माउस है, ये जो बैट है, ये डॉल्फिन है, ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन भी सकते हैं। बताओ, ये लोग सुन रहे हैं, हम लोग नहीं सुन पा रहे। और एक और चीज़, इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 5 साल के अंडर के या 5 साल के बच्चे, वो लोग भी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 25 के हर्ट्ज़ तक के। यानी कि अगर 23,000 हर्ट्ज़ की इतनी फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड है, यानी कि कोई अल्ट्रासोनिक साउंड है, उसको आप नहीं सुन सकते, बट 5 साल के नीचे के बच्चे सुन सकते हैं, बट अफसोस वो बता नहीं सकते। हा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।